हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का राजावत बायोलॉजी ट्यूटोरियल में। और आज एक और हम इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करना चाहेंगे जो कि है मलेरिया। अब मलेरिया का अगर देखते हैं तो नॉर्मली हम ये जानते हैं कि मलेरिया जो कि मच्छर के काटने से हमें होता है, लेकिन आज हम इसका एक कंप्लीटली ये देखने वाले हैं कि ये कैसे फैलता है, क्या क्या इसके होस्ट होते हैं, प्राइमरी होस्ट कौन सा होता है, सेकेंडरी होस्ट कौन होता है। तो इसके बारे में हम इसकी डिस्कवरी, इसके सिम्टम्स, प्रिवेंशन, इसका ट्रीटमेंट और मेन इसका लाइफ साइकिल। तो आज हम पूरा एक मलेरिया डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें कि तुम्हारे जो बोर्ड और जो नीट लेवल का है सारे क्वेश्चन कवर करते हुए चलेंगे, क्या क्या क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। और बोर्ड लेवल के लिए भी ये जो टॉपिक है हमारे पास जो मलेरिया है वो भी काफी इंपॉर्टेंट है। तुमने देखा होगा एनसीईआरटी बुक में काफी एक लंबा सा दे रखा है मलेरिया, जो कि बहुत सारे बच्चों को इस टॉपिक में डाउट रहती है। तो चलिए आज इस डाउट को खत्म करते हैं, डिस्कस करते हैं मलेरिया। देखिए हमारे पास इसकी स्टार्टिंग कहां से हुई है। 19th सेंचुरीज में एक्चुअल में मलेरिया को हम क्या समझते थे कि जो मलेरिया है वो कैसे होता है। मलेरिया होता है तो पहले ऐसा माना जाता था कि मल मतलब गंदगी और एरिया मतलब होती है हवा। पहले ऐसा माना जाता था जो मलेरिया है वो गंदी हवा या गर्म हवाओं की वजह से क्या होता है, फैलता है। लेकिन बाद में फिर साइंस में धीरे धीरे डेवलपमेंट हुआ, फिर बाद में हम समझने लगे कि भाई मलेरिया एक्चुअली प्लाज्मोडियम या हम कहें कोई प्रोटोजोअन्स है जो कि मलेरिया क्या करता है, कॉज करता है। हम देखें मलेरिया कॉज्ड बाय प्लाज्मोडियम, मलेरिया कॉज्ड बाय प्लाज्मोडियम जो कि क्या है, प्रोटोजोअन्स है, ठीक है। लेकिन अब देखिए कॉज्ड बाय प्लाज्मोडियम, लेकिन इसका एक वेक्टर की तरह कौन काम करता है भाई, इसको स्प्रेड करने का या फैलाने का कौन काम करता है, एक व्हीकल की तरह जो काम करेगा। तो यहां पर देखिएगा ये क्या है, वेक्टर। वेक्टर क्या है इसका, फीमेल एनाफिलीज, फीमेल एनाफिलीज। ये भी हमें समझना बहुत जरूरी है, केवल जो फीमेल मॉस्किटो होते हैं यही केवल ब्लड को सक करते हैं। मेल जो मॉस्किटो होते हैं वो कभी भी ब्लड को सक नहीं करते। फिर आता है इनका मीडियम क्या है, फूड मीडियम क्या होता है। देखिए पैरासाइट होते हैं ये। बेसिकली जो मेल होते हैं वो प्लांट्स बॉडी से जूस को क्या करते हैं, एक्सट्रैक्ट करते हैं, सकिंग करते हैं। लेकिन जो फीमेल हमारे पास मॉस्किटो होते हैं ये ब्लड को क्या करते हैं, सक करते हैं। यहां पर एक चीज हमें जानना ये बहुत जरूरी है कि ये जो फीमेल एनाफिलीज हैं एक्चुअल में यही क्यों ब्लड को सक करते हैं, या ऐसे वो क्या रीजन है कि जो ह्यूमन बॉडी की तरफ ये अट्रैक्ट होते हैं या क्यों ब्लड को ये सक करते हैं। तो ध्यान से समझिएगा कि जो फीमेल एनाफिलीज है इसको एक प्रोटीन की जरूरत पड़ती है। इस प्रोटीन का नाम होता है सीरम एल्बुमाइन, सीरम एल्बुमाइन ब्लड प्रोटीन, सीरम एल्बुमाइन ब्लड प्रोटीन फॉर रिप्रोडक्टिव लाइफ, फॉर रिप्रोडक्शन लाइफ। जो फीमेल एनाफिलीज है एक्चुअल में ब्लड को सक करती है क्योंकि इसकी रिप्रोडक्शन लाइफ के लिए इसको एक प्रोटीन चाहिए होती है, इसे हम बोलते हैं सीरम एल्बुमाइन ब्लड प्रोटीन, जो कि कहां पाई जाती है, ब्लड में पाई जाती है। इस वजह से ये ब्लड को क्या करते हैं भाई, सक करते हैं। इनके रिप्रोडक्टिव साइकिल में इसकी क्या होती है, बहुत ही हेल्प होती है इसकी प्रोटीन की वजह से। यहां पर एक चीज और आती है कि ये जो फीमेल एनाफिलीज है ये एक्चुअल में ह्यूमन बॉडी की तरफ अट्रैक्ट क्यों होती है, या वो क्या क्या रीजन हो सकते हैं। देखिए इसमें 2-3 रीजन जो कि इसमें कोशिश करते हैं समझने की भाई क्यों एक्चुअली में अट्रैक्ट होते हैं ह्यूमन बॉडी की तरफ। तो यहां पर समझिएगा सबसे पहला है बॉडी हीट, बॉडी हीट, बॉडी हीट। ये या इनको ये हम कहेंगे ये अच्छी तरह से ग्रोथ कर पाते हैं जब टेम्परेचर हल्का सा वार्म अप होता है, समझ रहे हो, वार्म टेम्परेचर होता है तो ये अच्छे से क्या कर पाते हैं, इजिली ये अपने आप को मल्टीपल कर पाते हैं। या इजिली इनके लिए हम कहें कि जो फेवरेबल कंडीशन होती है वो हल्का सा एक टेम्परेचर ही माना जाता है। फिर क्या होता है दूसरा, तो एक तो हुआ बॉडी हीट, दूसरा इसमें CO2 भी होता है। जो CO2 हम एक्सेल करते हैं तो उसके साथ जो गर्म हवा सी निकलती है ना, गर्म एयर बाहर निकलती है बॉडी से, तो उसके थ्रू या उसके थ्रू क्या हो जाते हैं, हमारी तरफ अट्रैक्ट हो सकते हैं। एक तीसरा जो मेन रीजन होता है कि एलोमोन्स, एलोमोन्स स्वेटिंग के थ्रू भी ये हो सकते हैं। एलोमोन्स जो कि स्वेट हम कहेंगे जो स्वेट होता है उसमें एलोमेंट्स पाए जाते हैं, जिनकी वजह से भी हमारे पास
ये जो फीमेल एनाफिलीज होते हैं जो कि ह्यूमन बॉडी की तरफ क्या हो सकते हैं, अट्रैक्ट हो सकते हैं। ठीक है, तो ये हमें याद रखना पड़ेगा इसमें। अब देखिएगा, हमने ये समझा कि भाई ये कॉज कैसे होता है, तो हमने यहाँ समझा कि भाई प्लाज्मोडियम होता है जो कि प्रोटोजोन्स है, और इसमें जो वेक्टर है वो है फीमेल एनाफिलीज। फीमेल एनाफिलीज को क्यों ब्लड सक करती हैं, ये भी हमने एक रीजन देखा, क्योंकि इनकी रिप्रोडक्टिव लाइफ के लिए एक प्रोटीन चाहिए होती है, और उस प्रोटीन को पाने के लिए ब्लड को क्या करते हैं भाई, ये सक करते हैं। दूसरी बात, ये अट्रैक्ट क्यों होते हैं या कैसे होते हैं, तो ये भी चीज हमने कोशिश की है यहाँ पर समझने की। यहाँ पर अगर इनकी डिस्कवरी की बात करें कि भाई क्या क्या हुआ, कि पहले हम ये समझ रहे थे कि ये गंदी हवाओं की वजह से होता है या पॉल्यूटेड एयर की वजह से होता है, लेकिन बाद में जब जैसे जैसे साइंस ने डेवलपमेंट किया वैसे वैसे इन चीजों में सुधार हुआ। एक साइंटिस्ट आए थे लांसीसी 1717 में, लांसीसी जो कि 1717 में आए थे, इन्होंने क्या किया था कि जो मलेरिया है वो एक्चुअल में रिलेटेड है किससे, मॉस्किटो से। हमारे पास लांसीसी ने 1717 में ये बताया कि जो मलेरिया है वो एक्चुअल में रिलेटेड है किससे, मच्छर से, मॉस्किटो से। लेकिन इनको एक्चुअल में ये नहीं पता था कि कैसे ये ह्यूमन बॉडी के अंदर ये मल्टीपल होते हैं, या कैसे साइजोन्ट या कैसे मिररजॉइट्स बनाते हैं, इनको ये कुछ नहीं था। लेकिन उन्होंने ये बताया था कि हाँ, जो मलेरिया है ये किससे रिलेट करता है, मॉस्किटो से। यहां पर आगे हम देख पाए तो यहां पर देखिएगा, लेब्रान इन 1880 में इन्होंने क्या किया था, जो मलेरिया फैलाने वाला जो पैरासाइट्स था उसको क्या किया भाई, डिस्कवर किया, जिसको हम क्या बोलते हैं, प्लाज्मोडियम। क्या बोलेंगे, प्लाज्मोडियम। यहां देखिएगा, बाद में एक साइंटिस्ट आए थे गॉल्जी ने क्या कहा था कि भाई 1885 में आए थे, इन्होंने क्या किया था कि कुछ जो प्लाज्मोडियम की जो स्टेज थी, प्लाज्मोडियम की कुछ स्टेज थी कि भाई कैसे ये फैलते हैं या कैसे अपने आप को मल्टीपल कर पाते हैं, क्योंकि इनमें मल्टीपल फिजन देखी जाती है। तो यहां पर देखिएगा, गॉल्जी 1885 डिस्कस द स्टेज ऑफ प्लाज्मोडियम मलेरिया। जब हम प्लाज्मोडियम के टाइप पढ़ रहे होंगे तो प्लाज्मोडियम का एक टाइप आता है जिसे हम बोलते हैं प्लाज्मोडियम मैलेरी। प्लाज्मोडियम मैलेरी इन ह्यूमन आरबीसी। तो इन्होंने कुछ स्टेजेस के बारे में, प्लाज्मोडियम की कुछ स्टेजेस के बारे में डिस्क्राइब किया, या हम कहेंगे डिस्कस किया, लेकिन ये किसमें हो रहा था, ह्यूमन आरबीसी में। किसने किया, याद रखिएगा, गॉल्जी। क्वेश्चन बन सकता है। ग्रासी, बाद में एक साइंटिस्ट आए थे जिनका नाम है ग्रासी। अब ग्रासी का देखिएगा, 1900 में ग्रासी साहब ने क्या किया कि इन्होंने फर्स्ट डिस्कवर किया प्लाज्मोडियम, फर्स्ट डिस्कवर्ड प्लाज्मोडियम लाइफ साइकिल इन फीमेल एनाफिलीज। फीमेल एनाफिलीज एक्चुअल में ये कैसे अपने आप को मल्टीपल कर पाते हैं, तो इनकी एक लाइफ स्टेजेस के बारे में जो फर्स्टली डिस्कवर किया था वो ग्रासी ने किया था, याद रखिएगा। एक बाद में हमारे पास साइंटिस्ट आते हैं जिनका नाम था रोनाल्ड रोस। रोनाल्ड रोस क्या कर रहे थे, इंडिया में कुछ रिसर्च कर रहे थे, तो उसमें उन्होंने ये देखा, या उन्होंने क्या किया, एक प्लाज्मोडियम की कंप्लीट लाइफ साइकिल को देखा कि भाई इनका प्राइमरी होस्ट क्या होता है, सेकेंडरी होस्ट क्या होता है। अब याद रखिएगा, प्राइमरी होस्ट वही होंगे जिनके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसके अंदर होता है, मॉस्किटो के अंदर होता है। तो प्राइमरी होस्ट क्या हुआ प्लाज्मोडियम का, मॉस्किटो हुआ, फीमेल मॉस्किटो हुआ। लेकिन जो सेकेंडरी होस्ट होता है, तो सेकेंडरी होस्ट हमेशा कौन सा होता है, वो जिसमें ये क्या करेंगे, मल्टीपल फिजन करेंगे या एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो करेंगे। तो सेकेंडरी जो हमारे पास जो सेकेंडरी जो एक्टर होगा वो क्या होगा, वो होगा हमारे पास ह्यूमन। तो याद रखिएगा, रोनाल्ड रोस ने एक कंप्लीट लाइफ साइकिल दिया था किसका, प्लाज्मोडियम का, कि भाई इनका सेकेंडरी होस्ट क्या है, ह्यूमन है, प्राइमरी होस्ट क्या है, वो है मॉस्किटो। यहां पर एक केस की स्टडी करें, हुआ क्या था कि केस अगर 2017 की बात करें, 2017 की बात करें, तो 2017 में करीब 219 मिलियन केस थे, 219 मिलियन केस थे जो कि मलेरिया जिनको हुआ था। कितनी कंट्रीज में, 87 कंट्रीज में। कितने लोग मर गए थे, करीब 4.35 लाख, करीब 4,35,000 लोग
इस डिजीज के कारण क्या हो गए थे, मर गए। तो काफी खतरनाक डिजीज है ये, ऐसा नहीं है कि भाई बहुत ही कॉमन डिजीज हो, ये काफी क्या है, एक खतरनाक डिजीज है। यहां पर अगर हम देखें कि देखिए, अगर हम आगे इसका देखें केस स्टडी, हर एक ईयर का एक अलग होता है, किस साल कितने केस आए। हम जो स्टडी कर रहे हैं वो 2017 के कुछ डेटा हमने लिए हैं, जिसके थ्रू क्या क्या डेटा आए थे वहां पर, ये हम डिस्कस कर रहे हैं। देखिए, इसके दो फेज आते हैं जब मलेरिया को पढ़ते हैं। एक तो आता है इसका एक बेसिक, या इसमें टाइप वगैरह पढ़ते हैं, क्या इंक्यूबेशन पीरियड होता है। एक आता है इसका लाइफ साइकिल क्या है। तो पहले हम समझ रहे हैं थोड़ा सा एक बेस, क्या टाइप होते हैं, कैसे फैलता है, क्या इनका इंक्यूबेशन पीरियड होता है। यहां पर देखिएगा, नेक्स्ट है हमारे पास टाइप ऑफ मलेरिया। टाइप ऑफ मलेरिया, एक्चुअल में जो एनसीईआरटी में गिवन है वो मलेरिया के 4 टाइप होते हैं, लेकिन अभी कुछ टाइम पहले एक और टाइप डिस्कस किया गया था, तो उसको भी मैं यहां बताना चाहूंगा बच्चों को। तो यहां पर फर्स्ट जो टाइप है वो है प्लाज्मोडियम वाइवेक्स। प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, जो कि कहां देखा जाता है ज्यादातर, एशियन कंट्री में, अमेरिकन कंट्रीज में और अफ्रीका। हमारे पास जो मलेरिया की जितनी भी वैरायटी है वो अफ्रीका में जरूर पाई जाती है। बहुत सारी डिजीज ऐसी हैं जो अफ्रीका से इनका ओरिजिन हुआ है। प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम, प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम हमारे पास, अगर इसमें हम देखना चाहेंगे कि भाई ये कहां कहां देखा जा सकता है, तो देखिएगा साउथ ईस्ट एशिया और अफ्रीका। इंक्यूबेशन पीरियड पे और हमें ध्यान देना है। देखिए, टाइप अलग अलग है, मलेरिया के क्या है, टाइप अलग अलग है, तो इनका इंक्यूबेशन पीरियड भी क्या होगा, अलग अलग होगा। समझ पा रहे हो। तो यहां देखिएगा, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स इंक्यूबेशन पीरियड क्या है, 14 डे, 14 डे। सेकंड है हमारे पास प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम, ये कहां देखा जा सकता है ज्यादातर, इसका इंक्यूबेशन पीरियड क्या है, वो है 12 डे। प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम को मोस्ट मैलिग्नेंट मलेरिया भी बोलते हैं। मोस्ट मैलिग्नेंट का मतलब क्या होता है कि भैया एक बार अगर ये हो गया ना, अगर हमने टाइम पर इलाज ले लिया तब तो ठीक है, नहीं तो ये बहुत ही खतरनाक है। इसमें हमारी बॉडी की इतनी आरबीसी कम हो जाती है ना कि पेशेंट की क्या हो जाती है, टाइम से इलाज ना मिलने पर डेथ हो जाती है। तो याद रखिएगा, मोस्ट मैलिग्नेंट कौन सा है, प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम। अगर टाइम पे इलाज नहीं मिला तो क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। याद रखिएगा। प्लाज्मोडियम मैलेरी, प्लाज्मोडियम मैलेरी जो कि हमारे पास तीसरा टाइप है, कहां पाया जाता है, अफ्रीकन कंट्रीज में, और एक रेयर है। जो प्लाज्मोडियम मैलेरी है, जो कि एक रेयर है, मतलब बहुत कम देखा जाता है ये। इसका इंक्यूबेशन पीरियड क्या है, 28 डेज। अब सोचिएगा 28 डेज का इंक्यूबेशन पीरियड है, कब होगा और कब इसके सिम्टम्स दिखाई देंगे, 28 डेज का इंक्यूबेशन पीरियड है। प्लाज्मोडियम ओवल, प्लाज्मोडियम ओवल ये कहां देखा जाता है, अफ्रीका और न्यू गिनिया। न्यू गिनिया उन एरियाज को बोलते हैं बच्चों जिन, जैसे ऑस्ट्रेलिया के जो आसपास के जो आइसलैंड नहीं होते, उन एरियाज को बोला जाता है न्यू गिनिया। तो याद रखिएगा, इनका इंक्यूबेशन पीरियड क्या है, 14 डे। नेक्स्ट है हमारे पास जो अभी जो एक नई वेराइटी इसमें ऐड की गई है, एक नया टाइप इसमें ऐड किया गया है, प्लाज्मोडियम नोलेसी। प्लाज्मोडियम नोलेसी जो कि कहां देखा गया, मलेशिया में देखा गया। तो याद रखिएगा, मलेरिया के टाइप बेसिकली 4 होते हैं जो एनसीईआरटी में गिवन है, लेकिन अभी में कुछ साल पहले ही इसमें एक और नाम ऐड किया गया था, प्लाज्मोडियम नोलेसी, जो कि मलेशिया में देखा गया था। क्वेश्चन देखिए, इनके टाइप से पूछा जा सकता है, इंक्यूबेशन पीरियड से क्वेश्चन आ सकता है, और दूसरा एक ये क्वेश्चन तो बन सकता है यहां से कि मोस्ट मैलिग्नेंट कौन सा, मलेरिया का कौन सा टाइप जो कि सबसे खतरनाक होता है। तो याद रखिएगा, प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम। नेक्स्ट है हमारे पास लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम इन ह्यूमंस, कि कैसे एक लाइफ साइकिल ह्यूमन बॉडी के अंदर चलता है, इसको हम कंप्लीटली डिस्कस करते हैं। यहां पर देखिएगा कि ये जो प्लाज्मोडियम था जो कि कॉज कर रहा था मलेरिया, एक्चुअल में इसके कितने होस्ट होते हैं, 2 होस्ट होते हैं। इन चीजों को यहां से समझ लीजिएगा क्योंकि बाद में दिक्कत आएगी। फिर प्राइमरी होस्ट और एक होते हैं इनके सेकेंडरी होस्ट। जो प्राइमरी होस्ट हैं ये एक्चुअल में कहां हो रहा है, ये जो प्राइमरी जो प्रोसेस होता है वो कहां होता है, मॉस्किटो की गट में। कहां हो रहा है बेटा, मॉस्किटो की गट में।
याद रखिएगा मैंने क्या बताया कि प्राइमरी होस्ट वही होता है जिसके अंदर क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और ये कहां हो रहा है, ये होता है मॉस्किटो की गट में। कौन सी गट में, ये होता है मिड गट में। कौन सी गट में होता है, ये मिड गट में होता है। ठीक है, सेकंड है हमारे पास सेकेंडरी होस्ट। सेकेंडरी होस्ट क्या है, ह्यूमन, जिसके अंदर क्या होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या देखा जाता है, मल्टीपल फिजन देखा जाता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या देखा जाएगा, मल्टीपल फिजन देखा जाएगा। अब यहां से समझिएगा कि हमारे पास एक हम यहाँ डायग्राम डिस्कस नहीं कर रहे हैं, एक्चुअल में एक फ्लो डायग्राम के थ्रू इस पूरे लाइफ साइकिल को हम समझने की कोशिश करेंगे। एक डायग्राम भी लास्ट में कोशिश करेंगे हम देखने की एनसीईआरटी बुक का। तो यहाँ पर देखिएगा मॉस्किटो, जिसके के जो सिलेवरी ग्लैंड्स होती है इसमें कुछ स्पोरोजोइट्स पाए जाते हैं। सिलेवरी ग्लैंड्स, ये स्पोरोजोइट्स क्या होते हैं, यही पूरा खेल इन्हीं का है स्पोरोजोइट्स का। इनकी शेप कैसी होती है, मानिए भाई हमारे पास ये एक इनकी जो शेप है वो कुछ इस तरीके की शेप होती है। ठीक है, इस तरीके की क्या लिखी जाती है, शेप लिखी जाती है। मॉस्किटो की सिलेवरी ग्लैंड्स में कुछ स्पोरोजोइट्स पाए जाते हैं। अब याद रखिएगा कि मॉस्किटो जब बाइट करता है किसको, ह्यूमन को काटता है, जब मच्छर ह्यूमन को बाइट करता है तो ये जो स्पोरोजोइट्स हैं वो कहां एंटर हो जाते हैं, ह्यूमन ब्लड में। ये जो स्पोरोजोइट्स हैं वो कहां एंटर हो जाते हैं, ह्यूमन ब्लड में। इसके बाद यहां पर समझेंगे हम कि जो ब्लड है, अभी जो ब्लड है इसमें क्या मौजूद है, स्पोरोजोइट्स मौजूद है। अभी ये जो स्पोरोजोइट्स हैं वो कहां एंटर होंगे बेटा, हेपेटोसाइट सेल में। हेपेटोसाइट सेल में याद रखिएगा हम मलेरिया को कंप्लीट पढ़ रहे हैं। अगर एनसीईआरटी हम देखेंगे तो एनसीईआरटी में ज्यादा कुछ नहीं दिखाया हुआ कि कहां से कहां पहुंचते हैं, तो वो भी मैं बताऊंगा कि एनसीईआरटी में क्या दे रखा है। लेकिन हम यहाँ एक कंप्लीटली मलेरिया को हम पढ़ने वाले हैं कि कहां से किस टाइप के सेल चेंज होते हैं, क्या होता है। अब देखिएगा कि ये जो स्पोरोजोइट्स था वो एक्चुअल में कहां पहुंच गया है, हेपेटोसाइट सेल में। अब हेपेटोसाइट सेल में क्यों पहुंच गया, इसके पीछे भी रीजन है। अब देखिए कि हमारी बॉडी का खुद का एक ऐसा सिस्टम है कि अगर कोई फॉरेन पार्टिकल या फॉरेन कोई प्रोटोजोआ बैक्टीरिया आता है तो वो उसे खत्म करने का काम करते हैं, हमारा इम्यून सिस्टम। अब जैसे ही ये जो प्लाज्मोडियम हमारी बॉडी में आया, समझ रहे हो, ब्लड में आया, तो ब्लड में हमारा जो पाए जा रहे हैं हमारे पास जो न्यूट्रोफिल्स हैं, मैक्रोफेज हैं, जो कि इस प्लाज्मोडियम पे क्या कर देते हैं, अटैक कर देते हैं। प्लाज्मोडियम पे क्या कर देंगे, अटैक कर देंगे। जब प्लाज्मोडियम पे अटैक कर देते हैं तो उससे बचने के लिए, उस अटैक से बचने के लिए ये जो स्पोरोजोइट्स होता है ना, ये जो स्पोरोजोइट्स है ये अपना स्ट्रक्चर क्या करता है बेटा, ये अपना स्ट्रक्चर करेगा चेंज। ये अपना स्ट्रक्चर क्या करेगा, ये अपना स्ट्रक्चर करेगा चेंज। और कैसे चेंज करेगा, याद रखिएगा इंटर होते ही हेपेटोसाइट सेल के अंदर ये इंटर होते हैं, और इंटर होते ही अपना जो स्ट्रक्चर है, पहले कैसे थे, कुछ इस तरीके की स्ट्रक्चर इनका था, अपना जो स्ट्रक्चर है उसको क्या करते हैं बेटा, चेंज करते हैं। अब चेंज किस शेप में करेंगे, तो ये कुछ राउंड जैसे हमें दिखाई देते हैं, ये अपने आप को चेंज कर लेते हैं। यहां पर यहां दिखाई नहीं दे रहा होगा, तो स्ट्रक्चर चेंज करते हैं किस शेप का, ये स्ट्रक्चर चेंज करते हैं राउंड शेप में। ठीक है, यहां तक क्लियर है। ध्यान दीजिएगा हम फ्लो डायग्राम के थ्रू कोशिश कर रहे हैं समझने की कि मॉस्किटो बाइट किया ह्यूमन को, जो उसके अंदर प्रेजेंट था स्पोरोजोइट, जो कि कहां एंटर हो गया, ह्यूमन ब्लड में। अब जो ब्लड है उसके साथ स्पोरोजोइट मौजूद है, ये कहां एंटर कर जाते हैं, हेपेटोसाइट सेल में। क्यों कर जाते हैं, क्योंकि हमारी बॉडी के इम्यून सिस्टम से बचने के लिए, हमारी बॉडी की आर्मी से बचने के लिए ये अपना रूप चेंज कर, क्योंकि भाई ये बहुत बहुरूपी होते हैं, ये अपने आप को बचने के लिए ना बहुत सारे रूप चेंज करते हैं, बहुत सारे स्ट्रक्चर क्या करते हैं, चेंज करते हैं। ये तो मैं आगे भी देखते हैं। हेपेटोसाइट सेल में ये इंटर कर जाते हैं और अपना स्ट्रक्चर क्या कर लेते हैं, चेंज कर लेते हैं। किस शेप का स्ट्रक्चर बना लेते हैं, फिर ये राउंड शेप के स्ट्रक्चर क्या कर लेते हैं, फॉर्म कर लेते हैं। तो उम्मीद करता हूं यहां तक तुम्हें ये क्लियर होगा। नेक्स्ट देखते हैं कि हमारे पास क्या थे, साइजोइड्स थे। ये जो साइजोइड्स हैं ये कहां इंटर कर रहे थे, इंटर लिवर सेल, या हम बोल सकते हैं हेपेटोसाइटिक सेल। हेपेटिक मतलब लिवर ही होता है।
तो ये जो साइडोड्स थे वो लिवर में एंटर कर रहे थे और अपने स्ट्रक्चर में क्या कर रहे थे, चेंज कर रहे थे। क्यों चेंज कर रहे थे? क्योंकि हमारी बॉडी का जो आर्म सिस्टम है या इम्यून सिस्टम है वो उनको खत्म ना कर दे। इस वजह से ये अपने स्ट्रक्चर को क्या करते हैं, चेंज करते हैं। लेकिन कैसी शेप में करते हैं? राउंड शेप में करते हैं। ये बहुत जरूरी है कि कैसी शेप में करते हैं, राउंड शेप में करते हैं, ध्यान रखिएगा इस बात को। और जो राउंड शेप की जो स्ट्रक्चर चेंज हुआ है इसको हम क्या बोलते हैं, साइजोन्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? साइजोन्स बोलते हैं। याद रखिएगा स्पोरोजोइट्स थे जो कि लिवर के अंदर जाके क्या हो गए, साइजोन्स हो गए। ये जो साइजोन्स है इनमें क्या देखा जाता है, मल्टीपल फिजन देखा जाता है। मल्टीपल फिजन जिसे हम क्या बोलते हैं, साइजोगोनी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? साइजोगोनी बोलते हैं, जो कि एसेक्सुअल का एक पार्ट है जिसमें क्या देखा जाता है, मल्टीपल फिजन। अगर हम देखें कि भाई हमारे पास क्या है, अगर ये लिवर है हमारे पास, तो लिवर में पहले जो सेल इंटर हुए होंगे वो कुछ ऐसे होंगे, बाद में यही सेल किस शेप में चेंज हो गए, राउंड शेप में चेंज हो गए, ठीक है। लेकिन ये जो राउंड सेल के जो हम कहें कि जो राउंड शेप है इनकी, ये क्या हो जाते हैं, ये आगे चल के बहुत सारे छोटे छोटे सेल्स में क्या हो जाते हैं, टूट जाते हैं। क्योंकि इनमें क्या देखा जाता है, मल्टीपल फिजन देखा जाता है। हमके इनमें साइजोगोनी देखा जाता है, जो कि एक एसेक्सुअल का क्या है, एक पार्ट है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। ध्यान रखिएगा ये जो साइडोन्स है ब्रेक इनटू मेनी सेल कॉल्ड मीरोजोइट्स। ये जो राउंड हमारे पास जो स्ट्रक्चर था इसके बहुत सारे क्या हो जाएंगे, टुकड़े हो जाएंगे, छोटे छोटे क्या हो जाएंगे, मल्टीपल फिजन के थ्रू बहुत छोटे छोटे क्या हो जाएंगे, पार्ट हो जाएंगे। ये जो छोटे छोटे इसके जो पार्ट होंगे इनको हम क्या बोलेंगे, इनको हम बोलेंगे मीरोजोइट्स। इनको हम क्या बोलेंगे, इनको हम बोलेंगे मीरोजोइट्स। अब याद रखिएगा मीरोजोइट्स, यहां स्ट्रक्चर चेंज हो गया, अभी तो देखना कितनी बार स्ट्रक्चर इसका चेंज होने वाला है। यहां क्या हो गए, मीरोजोइट्स हो गए। ये जो मीरोजोइट्स हैं ये इंटर और अटैक करते हैं किसके ऊपर, आरबीसी के ऊपर। ये जो मीरोजोइट्स हैं जो कि इंटर होते हैं आरबीसी के अंदर और आरबीसी पे क्या करते हैं, अटैक करते हैं। ध्यान से समझना कि आरबीसी के अंदर जो न्यूक्लियस है उसको एक तरफ कर देते हैं और ये जो स्ट्रक्चर बनता है एक्चुअल में जो फॉर्म होता है वो जिस तरीके का स्ट्रक्चर हमें दिखाई देता है जिसे हम बोलते हैं रिंग स्ट्रक्चर। यहां देखिएगा रिंग जैसे हमें स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं ना, कब दिखाई देते हैं, जब मीरोजोइट्स अटैक करता है या इंटर होता है किसके अंदर, आरबीसी के अंदर। तो यहां भी स्ट्रक्चर चेंज हुआ था और यहां भी स्ट्रक्चर क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। ये अपने आप को बहुत जल्दी चेंज करते हैं क्योंकि इन्हें हमारा सिस्टम, जो हमारा बॉडी का ऑन इम्यून सिस्टम है वो इन्हें खत्म ना कर दे। इस वजह से बहुत जल्दी जल्दी क्या करते हैं, ये चेंज करते हैं। ध्यान से समझिएगा, ये आरबीसी के अंदर एक रिंग स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं, इसे बोलते हैं सेकेंड फोल्ड। और इस स्टेज को क्या बोलते हैं हम, ट्रोफोजॉइट स्टेज। इस स्टेज को हम क्या बोलते हैं, ट्रोफोजॉइट स्टेज बोलते हैं। याद रखिएगा जो ट्रोफोजॉइट स्टेज है वो आगे चल के कन्वर्ट हो जाती है किसमें, साइजोन्स में। अगेन साइजोन्स आ रहा है, ये जो ट्रोफोजॉइट स्टेज है जो कि अगेन कन्वर्ट हो रहा है किसमें, साइजोन्स में। किसके, ये प्रोसेस किसके अंदर हो रहा है, आरबीसी के अंदर हो रहा है। ध्यान से देखिएगा कि ये हमारे पास क्या था, हमारे पास कुछ ऐसे स्ट्रक्चर आरबीसी के अंदर इंटर हुए होंगे, बाद में किसमें चेंज हो गए, बाद में राउंड कलर के स्ट्रक्चर में दोबारा से चेंज हुए। इन राउंड कलर के स्ट्रक्चर में फिर से साइजोगोनी देखी गई, फिर से साइजोगोनी देखी गई और फिर से इनके छोटे छोटे क्या बन गए, मल्टीपल फिजन के थ्रू छोटे छोटे पार्ट बन गए और इन छोटे छोटे पार्ट्स को हम क्या बोल रहे हैं, मीरोजोइट्स बोल रहे हैं। ये जो मीरोजोइट्स जो होंगे, ये जो छोटे छोटे, ये अगेन किसी दूसरी आरबीसी को क्या कर रहे होंगे, अटैक कर रहे होंगे। वही मैं बताना चाह रहा हूं यहां पर कि जो ट्रोफोजॉइट स्टेज आई है, ये वाली जो रिंग स्टेज है, ये अगेन कन्वर्ट होती है किसमें, साइजोन्स में। और जो साइजोन्स जो है वो क्या बनाते हैं, मीरोजोइट्स बनाते हैं। ये हमने यही देख लिया। और जो मीरोजोइट्स हैं ये अटैक करते हैं किसके ऊपर, आरबीसी के ऊपर। ये जो मीरोजोइट्स होंगे ये अटैक करेंगे आरबीसी के ऊपर, किसी दूसरी आरबीसी के ऊपर। तो अटैक अदर आरबीसी, क्योंकि इनमें फिर से डिवीजन देखा जाएगा, इनमें फिर से डिवीजन देखा जाएगा। अटैक अदर आरबीसी, फिर क्या बनेंगे, फिर से वही साइजोन्स बनेंगे, फिर क्या बनेंगे, फिर से वही मीरोजोइट्स बनेंगे साइजोगोनी के थ्रू, सेक्सुअल प्रोडक्शन के थ्रू। लेकिन इसमें एक चीज यह है कि जब मीरोजोइट्स होते हैं तो मीरोजोइट्स क्या करते हैं, अटैक करते हैं। मान लीजिए ये है आरबीसी, तो ये मीरोजोइट्स क्या करते हैं, आरबीसी पर अटैक करते हैं। तो ये आरबीसी को क्या कर देते हैं, ब्रस्ट कर देते हैं और आरबीसी को ब्रस्ट करके ये कहां निकल आते हैं, बाहर निकल आएंगे।
जब बाहर निकल आएंगे तो ये किसी दूसरी आरबीसी को क्या करेंगे, अटैक करेंगे, दूसरी आरबीसी को क्या करेंगे, अटैक करेंगे। तो दूसरी आरबीसी को अटैक करते हैं, जो पुरानी आरबीसी थी वो कैसी हो गई, ब्रेक हो गई, फट गई वो, ठीक है। तो इसके और इसकी सरफेस से जो आरबीसी ब्रस्ट होती है, इसकी सरफेस से एक मोस्ट इंपोर्टेंट केमिकल क्या होता है, रिलीज होता है। मोस्ट इंपोर्टेंट केमिकल क्या होता है, रिलीज होता है, इसको बोलते हैं हीमोजोइन। और ये नीट के पर्पज से बहुत ही इंपोर्टेंट क्या है, क्वेश्चन है। हीमोजोइन एनसीईआरटी में क्यों है, हीमोजोइन। जब आरबीसी पर मीरोजोइड्स अगेन अटैक करते हैं तो आरबीसी क्या हो जाती है, ब्रेक हो जाती हैं। जब आरबीसी ब्रेक होती हैं तो उनकी सरफेस से हीमोजोइन क्या होता है, रिलीज होता है। ये जो हीमोजोइन है एक्चुअल में यही रिस्पॉन्सिबल होता है कि मलेरिया के टाइम जब फीवर आता है, और फीवर कितना होता है, फीवर होता है 1012 1005 डिग्री सेल्सियस। हमारे पास जो हीमोजोइन है, जो आरबीसी की सरफेस से ब्रस्ट होने के बाद आरबीसी की सरफेस से रिलीज होता है, एक्चुअल में यही रिस्पॉन्सिबल होता है फीवर के लिए। याद रखिएगा, रिस्पॉन्सिबल फॉर फीवर इन मलेरिया कौन, हीमोजोइन। फिर एक कहानी ये आती है कि देखिए आरबीसी दोबारा से ब्रस्ट हो गई, स्ट्रक्चर कंटिन्यू मल्टीपल कर रहे हैं। अब ये तो स्पोरोजोइट्स मीरोजोइट्स क्या करते रहेंगे, तो आरबीसी को तोड़ते रहेंगे। अगर ज्यादा आरबीसी को तोड़ेंगे तो हो सकता है कि आगे होस्ट ही क्या हो जाए, खत्म हो जाए। जब होस्ट खत्म हो जाएगा तो इन्हें न्यूट्रिशन कहां से मिलेगा, समझ पा रहे हो ना, इन्हें न्यूट्रिशन कहां से मिलेगा, क्योंकि अपने मल्टीपल के लिए किसका यूज कर रहे हैं, आरबीसी का यूज कर रहे हैं। तो क्या करते हैं कि ज्यादा आरबीसी को ना खत्म करके इनमें एक दूसरी स्टेज देखी जाती है, जिस स्टेज को हम क्या बोलते हैं कि जो आरबीसी के जो ब्रेक करने के बाद जो आगे स्टेज जो आती है, इसको हम बोलते हैं गैमेटोसाइट स्टेज। ये ज्यादा और आरबीसी को ना खत्म करके ये फिर आगे वाले स्टेज में ट्रांसफर हो जाते हैं, जिसको बोलते हैं गैमेटोसाइट स्टेज। गैमेटोसाइट जो स्टेज है, जिस साइकिल को हम बोलते हैं एरिथ्रोसाइट साइकिल, एरिथ्रोसाइट साइकिल। ये आगे फिर गैमेटोसाइट स्टेज में क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। अब गैमेटोसाइट स्टेज या गैमेटोसाइट्स मतलब फॉर्मेशन ऑफ गैमीट। अब कौन कौन से जो गैमीट हैं, अब ध्यान दीजिएगा, जो मॉस्किटो है, अब उसमें दो टाइप के जो गैमेटोफाइट स्टेज आएगी, जिसमें स्मॉल मेल माइक्रोगैमेटोसाइट्स, लार्ज फीमेल मैक्रोगैमेटोसाइट्स। एक्चुअल में ये कहां डेवलप हो रहे हैं, ये सब आरबीसी के अंदर की कहानी है। लेकिन जो फर्टिलाइजेशन कंडीशन बनेगी या जाइगोटिक जो कंडीशन बनेगी वो कहां पर बन रही होगी, वो मॉस्किटो के अंदर बन रही होगी। मतलब जो फर्टिलाइजेशन कंडीशन है या गैमेटिक जो कंडीशन होंगी वो हमेशा मॉस्किटो के अंदर क्या होती है, बनती है। यहां पर एक चीज और समझनी पड़ेगी कि देखिए जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, जब गैमेट आपस में मिलेंगे तो जाइगोट बन, फर्टिलाइजेशन होगा, जाइगोट बनेगा। और हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की जो भी कंडीशन है वो किसके अंदर होती है, प्राइमरी ओव, जिसमें मॉस्किटो को हमने पहले ही पढ़ लिया था। यहां पर इन गैमेट्स को मच्छर ने एक बार हमें काटा था, ब्लड के थ्रू लिवर में पहुंचा, और लिवर से कहां पहुंचा, लिवर में उसने मल्टीपल किया अपने आप को, मल्टीपल करके फिर आरबीसी पर अटैक किया, फिर हीमोजोइन क्या किया, रिलीज किया। ऐसा कुछ एनसीईआरटी में दे रखा है। हीमोजोइन रिलीज करके ये फिर गैमेटोसाइट स्टेज में आ जाते हैं, और गैमेटोसाइट स्टेज में आते ही फिर अगेन क्या करना चाहिए, मच्छर बाइट करेगा। अगेन इन गैमेट को रिसीव करने के लिए मच्छर हमें क्या करेगा, दोबारा बाइट करेगा। जब मच्छर दोबारा बाइट करेगा तो उसके जो ब्लड में क्या चले जाएंगे, गैमेट चले जाएंगे। कहां चले जाएंगे, मॉस्किटो की गट में। और मॉस्किटो की गट में अगेन क्या होगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू फिर से किसका फॉर्मेशन होगा, फिर से स्पोरोजोइट्स का क्या होगा, फॉर्मेशन होगा। इस साइकिल को यहां तक उम्मीद करता हूं समझ आया हो। यहां दोबारा एक बार देख लेते हैं कि हमारे पास स्पोरोजोइट्स थे, लिवर के अंदर एंटर हुए थे, राउंड शेप का स्ट्रक्चर फॉर्म किया था, जिसे हम साइजोन्स बोल रहे थे। जब साइजोन्स में बहुत सारे हम कहें कि छोटे छोटे पार्ट्स में जब टूटता है विद द हेल्प ऑफ साइजोगोनिया या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसको हम बोलते हैं मीरोजोइट्स। और ये जो मीरोजोइट्स होते हैं वो आरबीसी पर अटैक करते हैं, जिससे आरबीसी का स्ट्रक्चर क्या हो जाता है, चेंज होता है, जिसे हम बोलते हैं रिंग स्ट्रक्चर, और इसे हम बोलते हैं सिगेन फोल्ड, क्योंकि रिंग जैसा हमें दिखाई देता है। इस स्टेज को हम बोलते हैं ट्रोफोजोइट स्टेज।
और ट्रोफोजोइट से फिर से अगेन साइजोइड्स में चेंज होता है, और साइजोइड्स से हमें पता है फिर से मल्टीपल होके मीरोजोइट्स बनाते हैं, और मीरोजोइट्स अगेन आरबीसी पे क्या करेंगे, अटैक करेंगे। जब आरबीसी जो ब्रस्ट हुई, जो बेकार हुई आरबीसी है, वो एक हीमोजोइन केमिकल क्या करते हैं, रिलीज करते हैं, और यही एक केमिकल रिस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए, फीवर के लिए। फिर आगे इनमें गैमेटोसाइट स्टेज देखी जाती है, जो कि हम पढ़ते हैं एरेथ्रोसाइट साइकिल के अंदर, जिसमें मॉस्किटो के लिए दो गैमेट जो कि ह्यूमन आरबीसी में फॉर्म होते हैं, इन गैमेट को रिसीव किया जाता है मच्छर के थ्रू, जब मच्छर हमारी बॉडी को दोबारा काटता है। ध्यान से देखिएगा, गैमेटोसाइट्स को जो मॉस्किटो वो क्या करता है, रिसीव करता है। बाइट अगेन फॉर गैमेट स्टेज, क्या करता है मच्छर, दोबारा बाइट करता है। जब बाइट करेगा तो ब्लड में पाए जाने वाले जो हमारे पास गैमेट होंगे वो एक्चुअल में कहां चले जाएंगे, मच्छर की कट में। याद रखिएगा, मच्छर कितनी बार काट रहा है, मॉस्किटो कितनी बार बाइट कर रहा है, 2 बार। एक बार ये कहानी हो रही थी, दूसरी बार काटेगा तो दूसरी बार ये ह्यूमन बॉडी से किसको रिसीव कर रहा है, गैमेट को रिसीव कर रहा है, क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमेशा मॉस्किटो की गट में होता है। ये मैं पहले ही बता चुका हूं तुम लोगों को। नेक्स्ट हम देखते हैं कि मॉस्किटो के अंदर एक्चुअल में जो लाइफ साइकिल है वो कैसे फॉर्म होता है, इस चीज को हम समझते हैं। यहां पर देखिएगा कि स्मॉल मेल और लार्ज फीमेल, जो माइक्रो एंड मैक्रो जो गैमेट्स थे वो एक्चुअल डेवलप हो रहे थे ह्यूमन आरबीसी के अंदर। बाद में क्या होता है, ये हमने अब तक देख लिया था। बाद में होता क्या है कि जो मॉस्किटो है वो बाइट करता है अगेन किसको, इन्फेक्शियस ह्यूमन को। वो ह्यूमन जिसको करीब 2 वीक पहले जिसको किसी मच्छर ने काटा था, और 2 वीक में मच्छर ने क्या बना लिए, गैमेटोसाइट स्टेज आ गई। अगर ऐसे ह्यूमन को कोई मॉस्किटो अगेन बाइट करता है तो उसकी जो मॉस्किटो उसकी गट में क्या चले जाएंगे, उसकी गट में चले जाएंगे ये जो गैमेट्स जो बन रहे हैं। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा कि मॉस्किटो बाइट करता है अगेन इन्फेक्शियस ह्यूमन को, तो मॉस्किटो के अंदर क्या इंटर हो जाते हैं, मॉस्किटो क्या इंटर होते हैं, मॉस्किटो के अंदर गैमेट क्या होते हैं, गैमेट कहां होते हैं, मिड गट में। ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं, किसमें होते हैं, मिड गट में। अब जैसे ही दोबारा किसी इन्फेक्शियस ह्यूमन को काटा मच्छर ने, तो वैसे ही वो ब्लड को सक करेगा, तो जो मॉस्किटो होगा उसकी इंटेस्टाइन में क्या पहुंच जाएंगे, गैमेट। तो मिड गट में चले गए, मिड गट में 2 गैमेट चले गए, एक हमारे पास माइक्रो गैमेट और दूसरा मैक्रो गैमेट। इन दोनों के बीच में क्या होगा भाई, फर्टिलाइजेशन होगा। फर्टिलाइजेशन के बाद क्या कंडीशन आएगी, जायगोट बनेगा। क्या बनेगा, जायगोट बनेगा। जब दोनों गैमेट आपस में मिलेंगे क्या फॉर्म होगा, जायगोट फॉर्म होगा। और ये जायगोट फिर क्या बनाएगा, बहुत सारे स्पोरोजोइट्स बनाएगा। ये जायगोट क्या बनाएगा, बहुत सारे स्पोरोजोइट्स बनाएगा। और ये जो स्पोरोजोइट्स हैं जो कि कहां स्टोर होते हैं, सिलेवरी ग्लैंड्स में। कहां स्टोर होंगे, सिलेवरी ग्लैंड्स में। और सिलेवरी ग्लैंड से फिर ये जो मॉस्किटो है फिर से किसको काटेंगे, ह्यूमन को काटेंगे। और ह्यूमन में जो प्रेजेंट जो साइजोन्स होंगे वो कहां से चले जाएंगे, फिर से लिवर में चले जाएंगे, फिर में साइजोन्स बना लेंगे, फिर मीरोजोइट स्टेज आएगी, फिर ट्रोफोजोइट स्टेज आएगी। तो याद रखिएगा 2 स्टेज है इसमें, कि ह्यूमन के अंदर क्या चल रहा है और मॉस्किटो के अंदर क्या चल रहा है। जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो मॉस्किटो के अंदर होता है, जैसे कि तुम देख पा रहे हो मिड गट में दोनों गैमेट आपस में मिलते हैं, फॉर्मेशन करते हैं किसका, जायगोट का। जब ये जायगोट अगेन बहुत सारे स्पोरोजोइट्स बना देता है, और ये जो स्पोरोजोइट्स हैं जो कि कहां जाके स्टोर होते हैं, अगेन सिलेवरी ग्लैंड्स में। फिर दोबारा से किसी एक नॉन इन्फेक्शियस ह्यूमन को फिर से मच्छर जाके काटते हैं, और फिर से उसके यही स्टेज आ जाएंगी। फिर कभी कभी अगर तुम्हारे दिमाग में भाई ये क्वेश्चन आता है कि अगर मान लीजिए गैमेटोसाइट स्टेज अगर नहीं आती है तो फिर क्या होगा, या अगर मान लीजिए ह्यूमन को दोबारा अगर मच्छर नहीं काटता है तो फिर क्या होगा। तो फिर ये होगा कि जो गैमेटोसाइट स्टेज है वो आगे क्या हो जाएगी, डिस्ट्रॉय हो जाएगी। अगर कंडीशन कब आगे बढ़ रही है कि मच्छर ने दोबारा इन्फेक्शियस ह्यूमन से ब्लड को सक किया, मतलब कि उसने गैमेट को सक किया, फिर से स्पोरोजोइट्स को बना देगा।
और जब स्पोरोजोइट्स बनेंगे तो हमें पता है कि हमें क्या क्या होगा, फीवर भी आएगा और भी बहुत सारे सिम्टम्स होते हैं जो कि आगे हम डिस्कस करेंगे इसमें। अब तक हमने मलेरिया का लाइफ साइकिल देखा है कि इनवर्टिब्रेट होस्ट के अंदर लाइफ साइकिल कैसे होता है और वर्टिब्रेट होस्ट के अंदर कैसे होता है, मतलब ह्यूमन और मॉस्किटो के अंदर कैसे लाइफ साइकिल एक फॉर्म होता है प्लाज्मोडियम का या मलेरिया का। ये अब तक हमने कंप्लीटली पढ़ा है। मलेरिया के टाइप्स और उनका इंक्यूबेशन पीरियड हमने डिस्कस किया है। नेक्स्ट हम देखते हैं मलेरिया के क्या क्या सिम्टम्स होते हैं या बेसिकली दिखाई देते हैं। चिल, बेसिकली इसमें फीवर चिल के साथ आता है, फीवर विद चिल। बहुत ज्यादा सर्दी सी हमें एक सिवरिंग जैसी कपकपाहट हमें इसके सिम्टम्स में दिखाई देती है। स्वेटिंग भी कभी कभी देखने को मिलती है, जरूरी नहीं सर्दी के साथ फीवर आए, कभी कभी स्वेटिंग भी हमें देखने को मिलती है। मसल एंड जॉइंट पेन, मस्कुलर और जॉइंट पेन इसमें दोनों ही कॉमन से एक सिम्टम्स दिखाई देते हैं। हेडेक कॉमन सा एक सिम्टम्स है। नोजिया निचली इसमें बहुत होती है और कुछ भी खाने की इच्छा नहीं होती, तो इसमें लॉस ऑफ एपेटाइट भी हो जाती है। इसके अलावा वोमिटिंग, एक्सिस में HCl का सिक्रेशन होता है जिसकी वजह से वोमिटिंग जैसे कुछ हमें महसूस होता है। एब्डोमिनल पेन, हल्का सा एक पेट दर्द नॉर्मली मलेरिया के वाले पेशेंटों में देखा गया है। फास्ट हार्ट रेट, ये भी एक कॉमन सा सिम्टम्स है कि मलेरिया वाले पेशेंट को जब तेज फीवर आता है जिसकी वजह से हार्ट रेट है वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। अगर हम प्रिवेंशन की बात करें तो देखिए, यूजिंग मॉस्किटो नेट, या हम बोल सकते हैं स्लीप अंडर मॉस्किटो नेट। हमें मॉस्किटो से बचने के लिए, या अगर हम ऐसी जगह रहते हैं बहुत ज्यादा मॉस्किटो हैं तो उनसे बचने के लिए हमें मॉस्किटो के नेट के अंदर सोना चाहिए। यूज इंसेक्टिसाइड सच एज जैसे डीडीटी, कुछ डीडीटी पाउडर्स वगैरह हमें आसपास छिड़काव कर देनी चाहिए। आसपास पानी नहीं भरा होना चाहिए जिसकी वजह से मच्छर ग्रोथ करें, पनपें। नेक्स्ट, वियर फुल स्लीव प्रोटेक्टिव क्लॉथ। हमें पता है कि जब हम ऐसी एरिया में रहते हैं कि जहां मच्छर ज्यादा हो सकते हैं तो हमेशा ऐसी कोशिश रहनी चाहिए कि हमेशा हम फुल स्लीव हम कपड़े पहने जिसकी वजह से जो मच्छर है वो बाइट ना कर सके। नेक्स्ट हम देखें इसके ट्रीटमेंट की अगर बारे में बात करें तो ट्रीटमेंट में कुछ जो मेडिसिन है जिन्हें एंटी मलेरियल मेडिसिन भी बोल सकते हैं। यहाँ पर देखिएगा क्लोरोक्विन फॉस्फेट जो कि एक मोस्ट कॉमन ड्रग्स है जो कि यूज की जाती है। पैरासीटामोल फीवर को कम करने के लिए, ठीक है। और इसमें फीवर इतना आता है ना कि पैरासीटामोल की भी डोज अब याद रखिए 600 mg, 500 से फीवर नहीं उतर रहा, 600 mg डॉक्टर्स यूज करने लगे हैं क्योंकि फीवर ही ऐसे आ रहे हैं, ये कम ही नहीं हो रहे। दवा का असर है तब तक ठीक है, 3 घंटे फीवर कम हुआ, 3 घंटे के बाद दोबारा से फीवर आ गया। हाई पैरासीटामोल डोज, और हमें पता है कि ज्यादा पैरासीटामोल अगर 1 महीने लगातार हम पैरासीटामोल यूज करते हैं तो हमारा लिवर बहुत वीक हो जाता है, क्योंकि पैरासीटामोल डायरेक्टली इफेक्ट किसको करता है, लिवर को करता है। और इसमें लिवर सेल वैसे ही डैमेज हुए पड़ते हैं क्योंकि डायरेक्ट सबसे पहला जो स्पोरोजोइट्स था वो कहां एंटर होता है, लिवर सेल के अंदर। फिर आर्थिमिथर और ल्यूमेफेंट्रिन, आर्थिमिथर और ल्यूमेफेंट्रिन इसके एक इंजेक्शन आता है, टैबलेट भी आती है, ठीक है। आरटीजीआर के बेसिकली इंजेक्शन आते हैं, जैसे मैच नाम से इंजेक्शन आते हैं, ईमोल नाम से इंजेक्शन आते हैं मार्केट में, जो कि मलेरिया के ट्रीटमेंट में दिए जाते हैं, जो कि जो प्लाज्मोडियम उसको खत्म करने का काम करते हैं। आर्थिसनेट और मैफ्लोक्यून की टैबलेट भी आती है, और आर्थिसनेट के क्या आते हैं, इंजेक्शन आते हैं। आर्थिसनेट के क्या आते हैं, इंजेक्शन आते हैं, और मैफ्लोक्यून की क्या आती है, टैबलेट आती है। इन दोनों को एक साथ चलाया जा सकता है। कभी कभी अभी कुछ टाइम पहले ही एक देखा गया है कि जो आइवरमेक्टिन को एक्चुअली एंटी हेलमिंथिक ड्रग बोलते हैं, ये वॉर्म्स को खत्म करने का काम करती हैं। तो अगर कुछ केसेस में देखा गया है कि आइवरमेक्टिन को भी मलेरिया में क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। तो ये कुछ ड्रग्स हैं जो कि मलेरिया के ट्रीटमेंट में क्या की जाती हैं, यूज की जाती हैं। होप सो ये सबको लेक्चर पसंद आया हो, जिसमें हमने लाइफ साइकिल और मलेरिया के सिम्टम्स, प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट पे एक अपना पूरा एक वीडियो रिकॉर्ड किया है, जिससे
जो नीट एस्पिरेंट हमारे जो बच्चे हैं और जो बोर्ड वाले हमारे बच्चे हैं उनको एक अच्छे से पूरी जानकारी हो जाए कि किस तरीके से इस टॉपिक को कवर करें और कोशिश करें कि इस टॉपिक को फ्लो डायग्राम के थ्रू समझने की, क्योंकि ये अगर स्ट्रक्चर वाइज समझते हैं तो हमें थोड़ी सी कंफ्यूजन होती है। स्ट्रक्चर अगर तुमने ऐसे समझ लिया तो स्ट्रक्चर भी बहुत जल्दी क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा।